बीते एक हफ्ते में देश की राजनीति बहुत तेजी से बदली है। देश में वो चीज़ें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। पूर्वोत्तर में वाम दलों की सत्ता चली गई। त्रिपुरा में 25 सालों का वाम शासन खत्म हो गया। बीजेपी पहली बार पूर्वोत्तर में बहुत तेजी से उभर के सामने आई। इस बीच में एक बात ये भी हुई कि पहली बार देश की राजनीति में ऐसा हुआ कि एक विचारधारा दूसरी विचारधारा को हरा के आने के बाद देश की राजनीति पहली बार ऐसा हुआ कि उस विचारधारा के प्रतीकों को ढहा दिया गया। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और प्रोफेसर विवेक कुमार, जो समाजशास्त्री हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करें कि ये चीज़ें जो बदली हैं अचानक से पूर्वोत्तर के चुनाव के बाद, उसका राजनीतिक पहलू क्या है और उसका समाजशास्त्रीय पहलू क्या है। सर, आपका स्वागत है। आप देश की राजनीति को बहुत पहले से देख रहे हैं, पूर्वोत्तर की राजनीति पे भी आपकी नज़र रही है। पूर्वोत्तर में जो हुआ हाल के दिनों में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और जो नतीजे सामने आए, एक तो वो, और दूसरा उसके बाद जो कुछ हुआ वो। तो मैं दोनों पॉइंट पर मैं संक्षेप में अपनी बात यूँ कहना चाहूँगा कि भाई जो नागालैंड है और जो मेघालय है, वहाँ तो जो बदलाव हुआ है वो कोई ऐसा बदलाव नहीं है जो अप्रत्याशित है। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीट मिली है, नागालैंड में उसको 11 सीट मिली है। लेकिन नागालैंड में और मेघालय में दोनों जगह जो दिल्ली की सत्ता रही होती है उस वक्त, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है इन राज्यों पर। तो वो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है मेरे हिसाब से। और जो सरकार बनी है मेघालय में, वो भी बहुत ही कम मार्जिन है, इसके बावजूद कि सबसे बड़ी पार्टी को राज्यपाल महोदय ने मौका नहीं दिया, जो एसआर बोम्बई जजमेंट के हिसाब से ज़रूरी था। नागालैंड में भी वही स्थिति है। जो मौजूदा निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, पहले जो मुख्यमंत्री थे, वो क्लेम कर रहे थे कि हमारी सरकार बननी चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिला मौका। खैर, वो एक त्रिपुरा में बड़ा जरूर एक फैसला हुआ और जनता का जो जनादेश आया, उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक कन्विंसिंग विक्ट्री, एक बहुत ही शानदार जीत मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर पहली बार इस तरह की सरकार बनाने का मौका मिला। असम में जो उनकी सरकार है, उसको भी उस तरह की कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं कही जा सकती थी। ठीक है, असम में उनकी सरकार है, लेकिन वो भी जिस तरह से बनी, जिस प्रक्रिया में बनी, वो बहुत सारे उसके सवाल उस पर थे। लेकिन त्रिपुरा में उनको बड़ी कामयाबी मैं इसलिए मानता हूँ कि सीपीएम को हराया। इसके पहले वो कांग्रेस को हरा कर आते थे, या छोटे छोटे और जो दल हैं वहाँ के, उनको मान लीजिए कभी इधर तोड़ा उधर तोड़ा। पहली दफ़ा लेफ्ट और राइट का आमने सामने का संघर्ष था। पहली बार गैर कांग्रेस के खेमे की किसी ताकत को हराकर बीजेपी आई, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें भी एक पहलू जरूर देखा जाना चाहिए कि क्या ये बीजेपी की जो त्रिपुरा में जीत है, उसको सीपीएम की जो नीतियों में जो स्टेगनेशन था, या जो एक गतिरोध पैदा हो गया था, एक बेहद ईमानदार पारदर्शी मुख्यमंत्री के बावजूद जो पार्टी ने आदिवासी इलाकों में, आदिवासी समाज में, जो डाउन ट्रॉडन के दूसरे हिस्से हैं, ओबीसी जो समुदाय त्रिपुरा का है, जिसमें नाथ संप्रदाय से लेकर तमाम लोगों का असर भी है, इन तमाम तबकों का क्या उतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा? क्या उनकी हिस्सेदारी पार्टी स्ट्रक्चर में, गवर्नेंस में उतनी नहीं रही, जिससे कि लोग नाराज़ हुए और एक राइट विंग पार्टी के साथ चले गए? तो ये बहुत सारे सवाल इस चुनाव से खड़े होते हैं। और दूसरी घटना जो घटी वो ये घटी कि फैसला आने के कुछ ही घंटे के बाद, अभी सरकार ने शपथ नहीं लिया था नई, लेकिन लेनिन की मूर्ति को त्रिपुरा के इलाके में बुलडोज़र लगाकर गिरा दिया गया। अब ये जो मसला था, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और राज्य का और केंद्र का नेतृत्व जो उनका है, अगर उसने फ़ौरन इसको खारिज किया होता, इसको कंडेम किया होता, देश से माफ़ी मांग ली होती, या त्रिपुरा की जनता से माफ़ी मांग ली होती, तो ये मामला उतना बड़ा नहीं बनता। लेकिन देखिए, इस घटना को एक तरह से जो नेतृत्व में लोग हैं, राज्य के और केंद्र में भी काफ़ी लोग, उन लोगों ने एक तो बिल्कुल इसको एक तरह से जायज़ ठहराया। टेलीविज़न चैनलों पर संघ परिवार के जो प्रवक्ता थे, वो इस घटना को जायज़ ठहरा रहे थे कि एक विदेशी की वहाँ पर मूर्ति लगी ही क्यों।
किसी ने तो ये तक कह दिया, किसी राज्यसभा के एमपी ने, कि पार्टी के, कि वो एक आपराधिक चरित्र था जिस आदमी की बुलडोज की गई। तो इतिहास की इतनी बड़ी नासमझी और वैचारिक इतना बड़ा स्खलन और इतनी बड़ी गुंडागर्दी के पक्ष में जो बयानबाजी जारी हुई, मैं समझता हूं कि वो भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत अशोभनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कलकत्ता में मूर्ति लगी थी, जब उनकी मूर्ति पर कालिख पोती गई किन्हीं सिरफिरों द्वारा, जिसको मैं निजी तौर पे पूरी तरह खारिज करता हूं एक नागरिक और एक पत्रकार के नाते, तो उस पर तब जा कर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से तब वक्तव्य आए, इतने दिनों के बाद। इस बीच में पेरियार की मूर्ति पर हमला हुआ, इसके बाद अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई, और अंबेडकर और पेरियार की मूर्तियों पर जिस तरह की रिएक्शन हुआ उसका वो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये तो बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी समाज में, तब जाकर रिएक्शन आया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो घटनाक्रम है इसको एक तरह से जायज़ ठहराने की एक बहुत ही घटिया कोशिश वो लोग कर रहे थे, जिसको कि आवाम की तरफ से जो रिएक्शन आया, मैं उस रिएक्शन को सही नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि वायलेंस और काउंटर वायलेंस से समस्या का समाधान होगा, लेकिन ये जो टॉलरेंस का अभाव है, और टॉलरेंस ही नहीं, मैं समझता हूँ कि ये एक तरह का गुंडागर्दी से भी आगे बढ़कर एक फासिस्ट जो हमला है प्रतीकों पर। देखिए, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कोई मूर्ति किसी की खड़ी है, कोई तस्वीर है, कोई पोस्टर है, कोई स्केच है, और वो लोगों को प्रेरित करता है, तो लोगों की ये फ्रीडम है कि उनको बनाएं। अब भगत सिंह जैसा आदमी लेनिन की किताब पढ़ रहा था, लेनिन की जीवनी पढ़ रहा था फांसी से आने पहले, और कह रहा है अपने जेलर को और आने वाले को कि भाई मुझे थोड़ी सी किताब और पढ़ लेने दो। इन लोगों को मालूम नहीं कि लेनिन कौन है, इनको मालूम नहीं पेरियार कौन है, इनको मालूम नहीं अंबेडकर कौन है। अगर मालूम भी है तो वो ये मानते हैं कि इनका बने रहना, इनके विचारों का बने रहना उनके लिए ख़तरनाक है। तो शायद यही कारण है कि ये लोग इस तरह से ये करते हैं, और ये इनकी परंपरा रही है। इतिहास में इन लोगों ने यही किया है, मनुवादियों ने। तो ये एक बहुत ख़तरनाक साजिश के रूप में इसको मैं देखता हूँ। प्रोफेसर विवेक कुमार, ये जो विचारधारा की लड़ाई हुई, जैसा आप भी जानते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि अचानक किसी विचारधारा से जुड़े हुए सैकड़ों दफ्तरों पे हमले हो जाएं, रातों रात मूर्ति गिरा दी जाए। तो ये जो लड़ाई तेज हुई है, और फिर ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ कि एक विचारधारा के लोगों की सरकार बनती है और वो इतने ज़्यादा खुल के आते हैं कि हाँ वो कुछ भी कर सकते हैं और कोई इनको कुछ नहीं कहेगा। नहीं, अब सब तो उर्मिलेश जी ने कह दिया। मेरे लिए वैसे तो कुछ बचता नहीं है कि इसमें मैं कुछ जोड़ूं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि लेनिन की मूर्ति क्यों गिराई गई, क्योंकि लेनिन जो हैं वो कहीं ना कहीं हिंदूवाद को, ब्राह्मणवाद को चैलेंज करते हैं। पेरिवार की मूर्ति क्यों खंडित की गई, क्योंकि पेरिवार भी जो है ब्राह्मणवाद और मनुवाद को कहीं ना कहीं चैलेंज करते हैं। फिर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति क्यों गिराई गई, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी रिडल्स ऑफ हिंदुइज़्म लिखा और उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा और वो बुद्ध की तरफ गए। तो अगर एक समानता कहीं ना कहीं देखें तो विचारधारा के धरातल पर कौन सी ऐसी विचारधारा है जो अपोज करती है मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को कौन चैलेंज करती है। तो ये एक मुझे लगता है समानता दिखाई पड़ती है, और इसलिए इन विचारधाराओं के लीडरों के जो वाहक हैं उन पर अटैक हुआ और वो तोड़ी गई। लेकिन आप ये देखिए कि जब ये मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई प्रतिक्रिया देते, लेकिन जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर अटैक हो गया तो उनको ये लगा कि अब गड़बड़ हो जाएगा मामला, और इसलिए उन्होंने ये दिया। यद्यपि ऊना के अंदर लोग मार दिए गए, और उसके पहले पहलू खां मार दिए गए, उसके पहले दादरी कांड हो गया, कहीं पर ये नहीं वक्तव्य आया कि आप डीएम और एसपी की जिम्मेदारी होगी। लेकिन डीएम और एसपी की जिम्मेदारी एक मूर्ति के टूटने पर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जब आप पर प्रहार होता है तो जो है दोहरे मापदंड हो जाते हैं, और जब दूसरे पर प्रहार होता है तो विचारधारा का संघर्ष तो साफ दिखाई पड़ रहा है। सर, एक एक कमेंट मैं आप दोनों से चाहूँगा, ये जो विचारधारा का संघर्ष है इसको क्या देखते हैं आप? आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है?
निस्संदेह देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत में आज़ादी की लड़ाई के बाद जो सत्ता आई थी उस वक्त भारत में सहिष्णुता इसलिए थी कि लड़ाई में जो नए मूल्यों का एक तरह से नए मूल्य जो धरातल पर आए थे तो उससे बंधी हुई थी भारतीय की राजनीति। उसमें थोड़ा उदार लोग थे, आंदोलन था, सपना था कि भारत को नया बनाना है। अम्बेडकर का भी प्रभाव था, भगत सिंह की विचारधारा का भी प्रभाव था, तमाम संविधान नया हमें मिला था। तो हमें लगता था कि हम सचमुच भारत को एक बेहतर डेमोक्रेसी, सोशल इंक्लूजन वाला समाज, इस तरह की चीज़ें बनाएंगे। तो उन सपनों की वजह से, उन आदर्शों और मूल्यों की वजह से शायद काफ़ी समय तक भारत की राजनीति में एक नकली सी सहिष्णुता आप कह सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अंदर समाज वैसा नहीं था। आप गाँव में जाकर देखिए, कस्बों में जाकर देखिए, स्कूलों में जाकर देखिए, दफ्तरों में जाकर देखिए, वही छुआछूत, वही असहिष्णुता, वही अत्याचार, वही दुराचार थे। वो केवल राजनीतिक रूप से जो चीज़ें बदली थीं उसकी वजह से एक आपको भद्रता दिखाई देती थी, एक बहुत ही एक उजला एक दिव्य आपको लोकतंत्र दिखाई देता था कि लगता है हम वाकई अचीव करने जा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, नंगी निरंकुशता सामने आती गई, बर्बरता बढ़ती गई। जो हिंदुत्व आज है वो सिर्फ एक दो घटनाक्रमों से नहीं है। जो ये मनुवाद का विस्फोट हुआ है भारतीय समाज में, वो सिर्फ कांग्रेस के ख़त्म होते जाने और एक नए ढंग का हिंदुत्व सवर्णवाद के आने से नहीं हुआ है। देखिए, हमारे समाज में इनहेरेंट ये था, और जैसे ही मैं समझता हूँ कि संवैधानिक जो लोकतंत्र कायम करने का जो काम आगे नहीं बढ़ाया गया, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1950 में कहा था कि भाई एक वोट और एक आदमी का, एक व्यक्ति का जो सिद्धांत है वो तो हमने लागू कर दिया, लेकिन सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी को क्रमशः अगर नहीं पाटा गया तो ये व्यवस्था नहीं चल सकेगी। तो मैं समझता हूँ कि रूलिंग एलीट ने वो काम नहीं किया, और रूलिंग एलीट ने वो काम होने नहीं दिया। इस यहाँ के कारपोरेट नहीं होने दिया, यहाँ के अपर कास्ट लॉबीज़ ने नहीं होने दिया, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने नहीं होने दिया। तो उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। हम एक बहुत ही ख़तरनाक दौर में गुजर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर बड़े लोकतांत्रिक आंदोलन इस फ्रेमवर्क में नहीं खड़े हुए, जो फ्रेमवर्क आज है, जो संरचना आज है, तो हम बहुत ख़तरनाक दौर में प्रवेश कर गए हैं। एक तरफ फासिज़म का ख़तरा है, और जो फासिज़म दस्तक दे रहा है, दरअसल वो ख़तरा नहीं है, अब वो एक दस्तक दे रहा है, ऑलरेडी नंगे रूप में सामने आ रहा है, मुझे लगता है। और दूसरी तरफ अराजकता भी बढ़ेगी। ऐसे में संगठित लोकतांत्रिक, और मैं समझता हूँ कि उत्पीड़ित समाज के संगठित आंदोलन की ज़रूरत है, जिसकी अभी कमी नज़र आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि त्रिपुरा में जो घटना घटी है उसने विचारधारा की लड़ाई को तेज कर दिया है। देखना है कि ये विचारधारा की लड़ाई कहाँ जाकर रुकती है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।